So as per the article also, it is also talking that India and China are what facing the similar climate extremes. And उसका एक जो important reason it is citing that the rapid urbanization जो दोनों countries ने लाइक करी है, राइट? तो रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या होगा, जब भी अर्बनाइजेशन होगी तो आपको क्या है, शहर बसाने के लिए क्या है, फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन होगा. वेन एवर देयर इज वॉट डिफॉरेस्टेशन, देयर इज वॉज लॉस ऑफ आपको फॉरेस्ट होगा, राइट, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज आपके क्या है, इफेक्ट होंगे इससे. देन क्या है, वी आर व्हाट अनदर प्रॉब्लम जो अर्बनाइजेशन से आएगी, दैट इज ऑफ कंक्रीटाइजेशन, राइट. और कंक्रीटाइजेशन से क्या होगा, सब कुछ कंक्रीट हो रहा है, राइट, सब कुछ सारी जमीन पक्की हो रही, तो क्या पानी नीचे क्या है, सीप नहीं करेगा, तो उससे क्या आपके ग्राउंड वाटर लेवल्स भी क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल्सो रिड्यूस, तो ग्राउंड टेबल जो है वो भी क्या है आपका रिड्यूस होता है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो दोनों कंट्रीज फेस कर रही है. देन व्हाट वी हैव, इट इज सेइंग दैट अब क्या किया जा सकता है, तो वी कैन मूव टू अ एरिया वेयर, जहाँ पे क्या है, इंडिया और चाइना मिलके क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंस डिप्लोमेसी की तरफ मूव करें. एंड इट इज द ऑथर इज सेइंग दैट ऐसे प्रेसिडेंट्स पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, जहाँ पे क्या है इस लेवल पे क्या है, इंडिया ने एंगेजमेंट स्टार्ट करी है चाइना के साथ ऑन द क्लाइमेट लाइक टॉपिक. तो उसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स इट इज सेइंग दैट इवन वी हैव जॉइंट प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जैसे दिल्ली और बीजिंग वाज अ सिस्टर सिटी, मुंबई और शंघाई सिस्टर सिटीज थी. तो ये सारे स्टेप्स तो लिए गए, लेकिन जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आपको ग्राउंड पे बहुत कम जो है रिजल्ट्स देखते हैं हम. तो ग्राउंड लेवल पे जो एक्शन है वो बहुत कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रेंड हो गए, और क्या है, एंगेजमेंट्स क्या थे उनके ऊपर स्टॉप, एक आप कह सकते हैं कि स्टॉप पॉइंट आ गया. तो जिसकी वजह से क्या है, इनका जो ये आपने एफर्ट्स इतने किए हैं उनको क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक हम नहीं पहुंचा पाए, राइट. तो इट इज सेइंग कि अब क्या चेंज किया जा सकता है, एफर्ट्स तो पहले भी किए हैं. तो दे आर सेइंग दैट नाउ व्हाट एक जो क्लाइमेट जो है हमारे लिए एक ब्रिजिंग गैप का काम कर सकता है, दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. एंड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, इंडिया एंड चाइना कैन व्हाट एक्सचेंज नॉलेज एंड एविडेंस बिटवीन बेस्ड स्टडीज. तो आपके रिसर्च वर्क जो है एविडेंस बेस्ड नॉलेज है जो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो. एंड दिस कैन बी द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट एंड द कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट. So I hope the article is making its point clear that what India and China needs to do to start again their conversations. So they are saying that climate can give you the first thing to talk about, because we are going through what similar climatic extremes. So this was the crux of the article. So let's move on to the another editorial. Okay, so second editorial is related to the quantum shift. And what is this quantum shift basically talking about? This is basically talking about the investment which is being done in the research and development sector. So it is saying that कि एक अच्छी चीज देखने को मिली है that in 2020 23 24 का जो डेटा आया उसमें देखा गया है that 51% के आसपास जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका जो 51% है वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल की यस फाइनली क्या है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है जो है कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया. एंड दिस इज अ गुड स्टार्ट, बिकॉज जब तक आप क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आप क्या है प्रॉपर कह नहीं सकते कि आप डेवलपमेंट के एक्सट्रीम रूट पे नहीं जा सकते. जो भी कंट्री ने एक्सेसिव डेवलपमेंट करी है उस कंट्री ने पहले क्या है एक स्टेप पीछे अगर उनको देखे तो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है, राइट. देन इट इज सेइंग कि अगर हम ध्यान से देखते हैं ये जो मेजरली जो R&D जो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, एक तो याद रखना है ये मेजरली इट इज कमिंग इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर. इस सेक्टर में बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है इन R&D.
देन एक और ट्रेंड देखा गया है कि पोस्ट कोविड जो है प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट हैज इंक्रीज बिकॉज क्या है इट इज फाउंड दैट नाउ आफ्टर द पोस्ट कोविड इरा में क्या है प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो रियलाइज दैट अगर आपको ग्लोबल चेन में कॉम्पिटिटिव रहना है, अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने रहना है, तो उसका एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि आप कॉम्पिटिटिव तभी रह सकते हैं इफ यू आर अपडेटेड एंड इफ यू आर यूनिक। एंड ये सब चीजें अचीव करने के लिए, अपडेटेड एंड यूनिक रहने के लिए क्या आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। सो क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द सेक्टर इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ research and development. But at the end of the article, the author is also talking about another thing that though this is a good start, but abhi kya hai, there is a long way to go because it is giving the example of the developed nations. Just it is giving the example of USA कि उसमें 3.4% of its GDP is what R&D पे लग रहा है. If we look at South Korea, उसमें USA से भी ज़्यादा 4.94% की percentage of the GDP is being invested in what the research and development. तो उससे क्या है innovation comes through research and development only, right? तो इंडिया अभी इस टाइम क्या है 1% से भी कम कर रहा. We are just investing to 0.8% of our GDP, Indian GDP for research. तो ये बहुत कम है. अभी इसको हमें क्या इंक्रीज करने की जरूरत है. बट नॉनदलेस दिस इज अ गुड स्टार्ट एंड ऐसे ही क्या हमें मूव फॉरवर्ड करते रहना चाहिए. Okay. So next was the next editorial is related to the highs and lows and it is talking about the GST का जो डेटा आया है and it is saying that इस जो मंथ में है जुलाई GST का जो डेटा है उसका जो उसको कंपेयर करें अगर जो 2026 जुलाई का डेटा है अगर इसको पिछले जुलाई 2025 से कंपेयर करते हैं तो देयर इज अ 15% इंक्रीज देखने को मिला है. इफ वी सी इट लाइक दिस अगर इसको एज अ रॉ डेटा स्टडी करें तो अच्छा देखने में अच्छी फील आती है कि अच्छा 15% जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया तो गवर्नमेंट को क्या है बेटर टैक्स कलेक्शन हो रही है. तो ऐसे क्या लगता है कि जीएसटी कलेक्शन क्या है गवर्नमेंट की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, राइट. बट ये एक सुपरफिशियल अगर हम उसको देखते हैं ऊपर से देखते हैं तो ये इसका मतलब निकल के आता है. लेकिन इफ यू स्टडी इट डीप कि ये कलेक्शन बढ़ क्यों रही है, लाइक व्हाट इज द रीजन वाई इट इज इंक्रीजिंग, कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इंक्रीज से. अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो कौन से सेक्टर से इंक्रीज होके बढ़ रहा है. अगर आप उस पर फोकस करोगे तो देन यू विल रियलाइज दैट जीएसटी कलेक्शन तो जरूर बढ़ रहा है लेकिन कंट्री में क्या है मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है. मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इंक्रीजिंग, हमारी कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है. ये कब समझ आती है अगर आप डीपली ये स्टडी करते हो कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो आ कहाँ से रहा है, राइट. तो इट मींस ये इंश्योर नहीं करता. तो जब भी आप पढ़ो कि जीएसटी बढ़ कलेक्शन क्या इंक्रीज हो गया तो उस पे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि कंट्री क्या है डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कलेक्शन बढ़ने के. और कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो क्या है देखने में तो कलेक्शन बढ़ा देते हैं लेकिन वो डेवलपमेंट का क्या की तरफ इशारा नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कलेक्शन कैन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू वन ऑफ अ रीजन विच इज इन्फ्लेशन. एंड हाउ दिस इन्फ्लेशन इंक्रीज द जीएसटी. तो लेट्स इमेजिन कि फॉर एग्जाम्पल so let's imagine a situation that in 2005 there is some product जिसकी कॉस्ट क्या थी ₹100, राइट. एंड वो जीएसटी के 10% स्लैब में फॉल करा, उसके ऊपर 10% जीएसटी लगता है. तो उसने कितना जीएसटी पे किया होगा ₹10 पे किया होगा इन 2015. अभी वही प्रोडक्ट है जो 2026 में उसको देख लो एंड उसके ऊपर क्या है अभी क्या है उसकी कॉस्ट अब क्या है. पहले जो पिछले साल वही प्रोडक्ट जो ₹100 का मिल रहा था आज क्या है वो 150 का मिल रहा है. क्यों? क्योंकि चीजों के प्राइसेस क्या बढ़ गए ड्यू टू इन्फ्लेशन. ये इसका प्राइस इंक्रीज हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण उसका प्राइस क्या है इंक्रीज हो गया. अब गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना आएगा
क्योंकि अब भी 10% लगाना, अब 150 का 10% लगाओगे तो 15, तो पहले 10 और आज क्या हो रहा है 15, तो 5 रुपए टैक्स बढ़ गया इस चीज के ऊपर ही। ऐसे ही ओवरऑल इकोनॉमी में भी क्या है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, बट उसका रीजन क्या है, उसका रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या है, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं तो उनके ऊपर टैक्स भी क्या है कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। तो इससे आपको ये तो नहीं समझ आ रहा ना कि इन्फ्लेशन से जो आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, वो उसका रीजन ये नहीं है कि प्रोडक्शन भी बढ़ी है। प्रोडक्शन तो भी उतनी है। फॉर एग्जाम्पल इस कॉस्ट पे वो कंपनी 100 प्रोडक्ट्स बना रही है, राइट, तो उसका टोटल इनकम कितनी होगी 10,000। 10,000 का अगर वो जीएसटी पे करेगी 10% के हिसाब से, तो इट इज व्हाट पेइंग 1,000 रुपीज। यहाँ पे कितना कर रही है, 1,500 कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन तो उतनी रही, यहाँ पे भी 100 यूनिट्स ही बना रही है, यहाँ पे भी 100 यूनिट्स ही बना रही है, तो यूनिट्स तो इंक्रीज नहीं हुई, जितनी वो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी वो तो उसकी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन इट इज एंडेड अप गिविंग मोर जीएसटी टू द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि चीजें महंगी हो गई, चीजों के प्राइस बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन होने के कारण भी क्या है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ सकती है। सो जीएसटी का इंक्रीज होना always does not means कि production भी बड़ी होगी, this is not always correct, so GST collection is equal to increase in production is not always true, this is the first जो conclusion है जो आपने इससे निकालना है, राइट, क्योंकि उसका एक कारण क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है जीएसटी बढ़ने का, और जो इस साल बढ़ा भी है, उसका दूसरा रीजन है कि जीएसटी का एक कंपोनेंट बढ़ा, दैट इज आईजीएसटी इज इंक्रीज, तो आईजीएसटी के कलेक्शंस बढ़ गए। आईजीएसटी क्या है, जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू टैक्स कलेक्ट हो रहा है, राइट, तो आप यू आर व्हाट इंपोर्टिंग मोर, या तो आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट करने लग गए हो, या फिर यू आर इंपोर्टिंग एट हायर प्राइस, तो भी आपका जीएसटी ज्यादा होगा। एज यू नो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लाइक गोल्ड का क्या है, गोल्ड का प्राइस भी कितना बढ़ गया है, तो ये सारी जो चीजें अब हैं ये इंपोर्ट तो हो ही रही है कंट्री में, बट दे आर इंपोर्ट हो रही है एट लाइक हायर प्राइसेस पे, हम इसको एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हायर प्राइसेस पे इंपोर्ट करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो आईजीएसटी लग रहा है वो भी क्या है, वो भी हाई होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कलेक्शन बढ़ जाएगी। तो इस दो रीजंस की वजह से बेसिकली ये जो आपको हाइक दिख रहा है जीएसटी में देखने को मिल रहा है, एक तो आईजीएसटी कंपोनेंट बढ़ा है, और दूसरा क्या है, कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण भी क्या है, डोमेस्टिक कलेक्शन भी बढ़ी है। तो इट मींस प्रोडक्शन में कोई ऐसा इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ना ही देश में कंजम्पशन के लेवल पे कोई इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, तो कंजम्पशंस भी क्या है, बेसिकली कम ही हो रहे हैं, बिकॉज व्हाट कंज्यूमर्स आर हैविंग व्हाट लेसर मनी टू स्पेंड, उनकी जो अमाउंट दे आर लेफ्ट टू स्पेंड इज डिक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो एज सच क्या है, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है उस ये नहीं दर्शा रहा कि हमारी जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट दो इट इज लुकिंग गुड ऑन द लाइक अगर ग्रॉस साइड पे उसको देखें तो इट इज looking good, but is this GST is not fueled by domestic production, rather it is fueled by inflation and imports। तो inflation और imports की वजह से हमारा GST कलेक्शन बढ़ा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं बना, राइट, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड जब जीएसटी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने के कारण बढ़ेगा, देन इट इज अ गुड थिंग, देन इट इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आपने याद रखना है। Okay, so the next editorial is related to the fiscal federalism and it is talking about the 16th finance commission की जो report आई है, and जो 16th finance commission ने divide किया है। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, डिवाइड करना, टैक्सेस जितने भी कलेक्ट हों, तो देश में जितना सारा टैक्सेस कलेक्ट होगा उसको डिवाइड करना है, उस टैक्स मनी को किस किस में डिवाइड करना है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स उसको डिवाइड करना है, कि कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और कुछ स्टेट्स में बांट दिया जाएगा, और स्टेट्स में भी क्या है, हर एक स्टेट को अलग अलग दिया जाएगा।
तो इट इज व्हाट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसकी डिवीजन होगी पैसे की, और बिटवीन द स्टेट्स भी होगी। तो ये इसने बताया कि 16th फाइनेंस कमीशन ने यही बताया कि ये जो सारा टैक्स कलेक्ट हुआ है कितना किसको जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन का काम है। दूसरा क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन ने एक मेजर चेंज करी है जिसकी वजह से क्या है, देयर इज अ इसका there is controversy going around the 16th finance commission, states are upset about that thing। एंड क्या इसने सजेस्ट किया, इसने बोला है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो हैं इसको क्या है एंड कर दिया जाएगा। तो रेवेन्यू जो डेफिसिट ग्रांट्स है वो अब नहीं दी जाएंगी। तो ये ग्रांट्स है जो सेंटर देता है किसको, स्टेट्स को देता, तो स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी जाती है सेंटर की तरफ से। तो दिस 16th फाइनेंस कमीशन ने उसमें क्या है, रेवेन्यू जो डेफिसिट ग्रांट्स है उसको क्या है एंड करने की बात करी है, जिसकी वजह से द आर्टिकल इज सेइंग दैट इट इज मोर फोकसिंग मोर ऑन एफिशिएंसी, कि कौन सी स्टेट एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज बेसिकली इन अ वे गिविंग प्रेफरेंस टू एफिशिएंसी ओवर इक्विटी। तो ये स्टेट्स को इक्विटी के लेवल पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा, रादर इट इज व्हाट इट इज गिविंग एफिशिएंसी द प्रेफरेंस, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, कि थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, देन वी विल इन डिटेल टॉक अबाउट कि व्हाट इज फाइनेंस कमीशन एंड इस साल की फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन है। तो इट इज सेइंग दैट the recently submitted report of 16th finance commission chaired by Arvind Pangaria। तो याद रखना है इस साल की जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन है अरविंद पनगरिया जी, राइट। एंड इट इज फॉर द पीरियड ऑफ, तो ये भी याद रखना है फाइनेंस जो कमीशन है कितने साल के लिए बनते हैं, इट इज लाइक फॉर 5 years। तो ये 2026 से लेके 2031 तक इसकी जो रिकमेंडेशंस है अप्लाई करेंगी। तो एक बार जब फाइनेंस कमीशन बैठते हैं तो 5 साल की रिकमेंडेशंस देती है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस है 26 से लेके 31 तक चलेगी, राइट। सो व्हाइल इट रिटेन्स द वर्टिकल डेवलपमेंट, हम डिटेल में करेंगे। It prioritized efficiency and performance but raises serious concern about the equity and the constitutional intent। तो इसको समझने के लिए हम बेसिकली समझते हैं कि what has basically the फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेशन समझ आएंगी तो आपको ये आर्टिकल समझ आएगा। तो पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तो क्या है, अभी कौन सा नंबर का फाइनेंस कमीशन है, दिस इज व्हाट 16th फाइनेंस कमीशन है। इससे पहले 15 हो चुके हैं, दिस इज 16th फाइनेंस कमीशन। और इसकी जो गाइडलाइंस है 2026 से लेके 2031 तक एप्लीकेबल होंगी, ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 क्या कहता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश अ फाइनेंस कमीशन फॉर अ टेन्योर ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 5 years। So it is the duty of President of India to set up a finance commission for a tenure of 5 years under Article 280 and this commission will consist of 5 members। तो कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स। कितने देर के लिए होगी, 5 years के लिए होगी। एंड इस 5 मेंबर्स में आपने याद रखना, 1 is the chairperson एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे, राइट। एंड इस साल की कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, अरविंद पनगरिया जी, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या करेगी, जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, राइट, सरकार जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सारा जितना टैक्स उसके पास आ रहा है उस टैक्स मनी को आपस में क्या है बांटना है, क्योंकि वही तो दे विल यूज द टैक्स मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। तो डे टू डे फंक्शनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा वो कहाँ से आ रहा है, वो टैक्सेस से तो आ रहा है। तो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, राइट, उसको डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एक तो ये करेगी। दूसरा क्या है कि सारी स्टेट्स के बीच में, स्टेट 1 स्टेट 2 ऐसे करके सारी 20 की 28 स्टेट्स के बीच में क्या वो पैसा डिवाइड करेगी। तो किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा और सेंटर को कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड करना किसका काम है, ये डिसाइड करना ही काम है फाइनेंस कमीशन का। तो यही डिसाइड करते हैं कि किसको कितना अमाउंट मिलेगा। अब वो रैंडमली नहीं करते, इट कम्स अप विद डिफरेंट फॉर्मूलाज।
राइट। एंड उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्या है ये डिवाइड करती है, ये जो डिवीजन है और टैक्स की मनी की, राइट। एंड दूसरी चीज ये क्या बताती है कि कितनी ग्रांट्स देनी पड़ेंगी सेंटर को स्टेट्स को। क्या है स्टेट्स को क्या है, समटाइम्स स्टेट्स की इनकम कम होती है, तो ये जो टैक्स रेवेन्यू उनको मिलता है इससे भी वो क्या अपने सारे खर्चे पूरे नहीं कर पाते, राइट। तो क्या उनको और हेल्प की जरूरत है, तो वो हेल्प आती है स्टेट्स को सेंटर की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ, तो ये हेल्प किसकी फॉर्म में आती है, ग्रांट इन एड की फॉर्म में आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स व्हाट, ये ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। और किस स्टेट को कितनी ग्रांट इन एड जाएगी एक साल में, ये कौन बताएगा, ये बताना भी सरकार को किसका काम है, फाइनेंस कमीशन का काम है। तो आई होप आपको काम समझ आ गया है कि पैसों की जो डिवीजन है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स, वो कौन बताएगा, वो बताएगा दिस फाइनेंस कमीशन। अब ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिवाइड होता है, इसका भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल डिवीजन और वर्टिकल डेवोल्यूशन। ये क्या है, वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ मनी। तो क्या है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो ऐसे समझ लो दिस इज सेंटर एंड नीचे क्या है, सारी स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो ये जो डेवोल्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वर्टिकल डेवोल्यूशन। इज इट क्लियर। देन दूसरा, एक स्टेट को कितना मिलेगा, दूसरी को कितना मिलेगा, तीसरी को मिलेगा, ये जो स्टेट्स के बीच में जो फर्दर डिवीजन है इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो सेंटर और स्टेट की जो डिवीजन है उसको क्या बोलना है, वर्टिकल डेवोल्यूशन। और स्टेट, हर स्टेट को कितना मिलेगा वो है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इज इट क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। तो इस साल की जो वर्टिकल डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन क्या है, वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या है कि सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट को कितना मिलेगा। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन में डिसाइड हुआ है कि सारी स्टेट्स को मिलके कितना मिलेगा, 41%, और जो रिमेनिंग है वो विल गो टू द सेंट्रल। तो क्या है, सारा शेयर स्टेट्स का कितना है, 41%। और ये याद रखना 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 41% ही बोला था, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, राइट। देन अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन, कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, फॉर एग्जांपल पंजाब को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, केरला को कितना मिलेगा, नागालैंड को कितना मिलेगा, ये सब डिसाइड करना। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला, राइट। एंड ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये क्या है, 5 चीजों को ध्यान में रखता है और इन 5 चीजों के बेसिस पे क्या है, डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट को क्या कितने अमाउंट देने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी स्टेट का कितना शेयर है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये 5 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो क्या है ये 5 पैरामीटर्स, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टू जीडीपी, तो अगर उसकी वेटेज कितनी है 10%, राइट। एंड उस स्टेट ने कितना काम किया है फॉरेस्ट और इकोलॉजी के सेक्टर में। तो अगर कोई स्टेट क्या है फॉरेस्ट लगा रही है, राइट, और इकोलॉजी की और इन्वायरमेंट की क्या है के लिए स्टेप्स ले रही है अच्छे अच्छे, राइट, कार्बन मिशंस कम कर रही है, डिफॉरेस्टेशन रोक रही है, एफॉरेस्टेशन कर रही है, वेटलैंड्स का ध्यान रख रही है, प्रोटेक्टेड एरियाज का ध्यान रख रही है, तो ऐसे सारे स्टेप्स ले रही है, तो वो क्या है, उसको भी क्या है इस चीज की वेटेज, और इसकी वेटेज कितनी है 10% है। तो अगर आप फॉरेस्ट और इकोलॉजी की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्या कंपैरेटिवली ज्यादा जो शेयर मिलेगा इन द डिविजिबल पूल। देन इज द एरिया, थर्ड पैरामीटर इज एरिया। तो जो स्टेट क्या है बड़ी है, जिसका एरिया क्या है ज्यादा है, उसका शेयर भी क्या है ज्यादा है। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका शेयर ज्यादा है, राइट। देन इट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है, तो बेसिकली क्या है, अगर कोई स्टेट इस चीज पे काम कर रही है कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है, तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले रही है, पॉपुलेशन की हेल्थ और जो है एजुकेशन का ध्यान दे रही है, तो अगर ऐसे स्टेप्स ले रही है अपनी, तो उसका क्या है, उसकी भी उसको उस पर्पस उस इस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और इसकी भी कितनी है 10% वेटेज है। तो जो भी स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्टेप्स ले रही है उसको भी क्या है
इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा और 10% वेटेज दी जाएगी इन दिस डिवीजन पूल का जो फॉर्मूला है। देन इट इज पॉपुलेशन। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, उनके खर्चे भी ज्यादा होंगे, तो उनको क्या है, उनका शेयर भी इसमें क्या है, ज्यादा है, राइट। एंड पॉपुलेशन आप कौन सी देखोगे, 2011 का सेंसस देखना, क्योंकि अभी इससे अगला सेंसस आया नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आ जाएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको क्या है, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो पॉपुलेशन की कितनी वेटेज है, 17.5%। अभी तक सब 10-10 था, अभी ये 17.5 है, तो ये याद रखना है। एंड लास्ट इज व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, दैट इज द इनकम डिस्टेंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इसकी वेटेज कितनी है, 42.5। तो इनकम डिस्टेंस बेसिकली क्या कहता है कि जो पुअर स्टेट्स हैं उनको क्या ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो उनको क्या है, ज्यादा शेयर मिलेगा, उनको ज्यादा इसमें मिलेगा इन दिस हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और जो रिच स्टेट्स हैं, बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को फंड कर पा रही है, तो उनको है क्या है, कंपैरेटिवली कम मिलेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कौन से फॉर्मूले के बेसिस पे आपने क्या है, स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना। और ये जो स्टेट्स के बीच में डिवीजन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। और ये कितने पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, ये 5 पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। कौन कौन से, फर्स्ट इज द इनकम डिस्टेंस, सेकेंड इज द पॉपुलेशन, देन इज द डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीएसडीपी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। थर्ड जो इसमें पॉइंट इस कमीशन ने इंपॉर्टेंट बताया, जहां से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग, इट इज रिकमेंडिंग कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं, राइट, जो कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है जो तब दिए जाते हैं जब स्टेट में रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो इसको क्या कर दो, इसको खत्म कर दो, क्योंकि इसी से क्या आएगा, स्टेट्स में फिजिकल डिसिप्लिन आएगा। तो फिजिकल डिसिप्लिन प्रमोट करने के लिए कि सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो आलतू फालतू की पैसे की वेस्टेज नहीं कर रही है, राइट, और सही जगह पे पैसे का इस्तेमाल कर रही है, तो फिजिकल डिसिप्लिन दिखा रही है। तो ये इंश्योर करने के लिए क्या है, उनके रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स बंद कर दो। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बेसिकली, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, जो रोज सरकार को चलाने के लिए खर्चे हैं, अगर सरकार वो भी उस नहीं कर पा रही है खुद को फंड, राइट, तो क्या उसका क्या बोलेंगे, इट इज सफरिंग फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे सर, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पे द सैलरीज, द पेंशन, द इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड अदर स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या बोलेंगे, दैट द गवर्नमेंट इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। और इसके लिए क्या है, सेंटर की तरफ जो ग्रांट आती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राइट। इसको रोकने की बात करी जा रही है बाय द 16th फाइनेंस कमीशन, दैट इज व्हाई स्टेट्स आर सेइंग कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड, ये हेल्प हमें चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर होगा दैट व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो सारे आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपने मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, तो फर्स्ट आपने मुझे क्वेश्चन जिसका आंसर देना, आपने मुझे बताना है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो इंडिया की थी उसके चेयरपर्सन का नाम क्या था, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। और इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन निकली है उसके चेयरपर्सन का नाम भी क्या है, आपने मुझे बताना है। और 16th जो अब चल रही इसके फाइनेंस कमीशन के नाम हमने याद कर लिए, हु इज द चेयरपर्सन, इज अरविंद पनगरिया। तो ये आपने याद रखना, और ये दो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। सो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू टुडेज class, feel free to ask in the comment section. Thank you so much students, have a great day, study well.